नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। और आज से हम आपको भारतीय सेना के वीरों की गौरव गाथाओं को सुनाएंगे। और ये सब गाथाएं हमने शिव अरूर और राहुल सिंह द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस पार्ट 1 से ली हैं। पुस्तक में मॉडर्न मिलिट्री हीरोज़ की 14 सच्ची कहानियां हैं, जिन्हें हम आपको एक एक करके सुनाएंगे। लेखक ने स्पेशल फोर्स के ऑफिसर्स के नाम को उनकी पहचान को छुपाने के लिए बदल दिया है, तो हम भी उन्हीं नामों को यूज़ करेंगे जो कि लेखक ने लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, जिसका कि शीर्षक है वी डोंट रियली नो फियर, द सितंबर 2016 सर्जिकल स्ट्राइक्स इन POK। तो कहानी को शुरू करते हैं। 18 सितंबर 2016 को 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना की उरी ब्रिगेड में 19 जवानों को तब मार दिया जबकि वो सोए हुए थे। उरी अटैक के बाद पाकिस्तान बिल्कुल आश्वस्त था कि भारत की तरफ से सिर्फ निंदा प्रस्ताव आएगा और भारत की जनता आक्रोशित होगी, बस इतना ही होगा भारत का रिएक्शन। लेकिन इस बार भारत के नेतृत्व ने कुछ और ही ठाना था, जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी। इस हृदय चीर देने वाले समाचार के पता चलते ही दिल्ली में सुरक्षा बलों की मीटिंग्स हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल भी शामिल हुए। भारतीय नेतृत्व ने 2 निर्णय किए। पहला, उरी हमले के शत्रु को भारतीय सेना के द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री देश की पलटकर आक्रमण न करने की नीति की ही बात करते रहेंगे जब तक हमारी सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे देती। जब दिल्ली में ये सब मीटिंग्स चल रही थी, तो उसी समय सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के एक युवा ऑफिसर मेजर माइक टैंगो ने टीवी पर यह समाचार सुना। उरी उनका एरिया था। वो 2 महीने पहले ही सियाचिन अपनी टीम के साथ आए थे। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में 13 साल तक पैरा SF में सेकेंड इन कमांड के पद पर काम किया था। मेजर टैंगो ने कहा कि अब तो गुब्बारा फटने वाला है, ये कोई छोटी घटना नहीं है, अब चुप बैठने का कोई प्रश्न नहीं है। मेजर टैंगो की यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें वापस बुलाया। मेजर टैंगो अपनी यूनिट के साथ 18 सितंबर की रात ही द्रास पहुंचते हैं और अगले दिन सुबह वो अपनी यात्रा श्रीनगर के लिए शुरू करते हैं। भारतीय रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर कहते हैं कि जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। दिल्ली में 19 सितंबर को 2 टॉप लेवल्स की मीटिंग हुई। एक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने करी और दूसरे की अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ जी ने की। और इन मीटिंग्स के बाद आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह श्रीनगर जाते हैं और सरकार के राजनीतिक निर्देश को बताते हैं। सरकार के चुनने के लिए विकल्पों के साथ 24 घंटे में ही सेना अपनी योजना को तैयार करती है। अपने पूरे अनुभव से तत्कालीन वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत हमले की योजना को सटीकता से तैयार करते हैं। 20 सितंबर को मेजर टैंगो श्रीनगर पहुंचते हैं और अपनी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर से मिलते हैं। उनकी यूनिट के CEO 2 विकल्प देते हैं, या तो वो ऑपरेशन को मॉनिटर करें या ऑपरेशन को हेड करें। तो मेजर टैंगो कहते हैं कि जिस चीज़ के लिए हमने स्पेशल फोर्स को ज्वाइन किया था, वो मौका तो अब आया है और आप ऑप्शन दे रहे हो। 20 मिनट में मेजर टैंगो और 19 जवान स्क्वाड व्हीकल से 70 किलोमीटर दूर बारामूला की ओर निकलते हैं। मेजर टैंगो और उनकी टीम 20 सितंबर की रात को उरी सेक्टर पहुंचते हैं। मेजर टैंगो की टीम पैदल ही उरी पहुंची, क्योंकि हेलीकॉप्टर से जाने से उसके ब्लेड की आवाज़ से पहाड़ों में एको हो सकती थी और पाकिस्तान को पता चल सकता था। मेजर टैंगो की टीम की तरह ही उरी में 2 और पैरा SF की टीमें मौजूद थी। एक थी जम्मू के उत्तर में पूंछ में और दूसरी कश्मीर के उत्तर में LOC पर कुपवारा में, और सभी टीमें आदेश के इंतज़ार में थी। पूरी योजना को एकदम गुप्त रखा गया था। 2 पैरा SF यूनिट्स के CEOs यानी कि कमांडिंग ऑफिसर्स ने अपनी टीम को उरी, कुपवारा और राजौरी सेक्टर
जाने के लिए कहा और अगले आदेश का इंतजार करने के लिए कहा। उन्हें 12 घंटे के नोटिस पर तैयार रहने के लिए कहा गया। तभी 21 सितंबर को 2016 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में फिर से कश्मीर का रोना रोया और कहा कि भारत और पाकिस्तान में शांति नहीं हो सकती जब तक कि कश्मीर का विवाद हल न हो जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग भारत से स्वतंत्र होना चाहते हैं। उन्होंने एक आतंकी बुरहान वानी को भारत के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाला बताया, एक आतंकी को। उनके भाषण में कुछ भी खास नहीं था, सिर्फ कश्मीर का रोना ही था। हाँ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का भाषण हमारे नेतृत्व को यह निश्चित करने वाला था कि भारत का राजनीतिक छद्म काम आ रहा है। 3 दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केरल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने यानी कि नवाज शरीफ ने एक आतंकी के भाषण को पढ़ा है। भारत और पाकिस्तान में गरीबी के खिलाफ युद्ध होना चाहिए, देखें कौन जीतता है। प्रधानमंत्री के भाषण पर देश की जनता स्तब्ध थी। यह मोदी जी के भाषण के अनुरूप नहीं था, लेकिन यह उनकी योजना के अनुरूप था। प्रधानमंत्री के भाषण के 2 दिन बाद यानी 26 सितंबर 2016 को हमारी तत्कालीन एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कहा, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी काबुल से लाहौर गए तब क्या हमने कोई प्री कंडीशन रखी थी? हमने मित्रता के आधार पर ही मुद्दे को हल करने का प्रयास किया। हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ईद की शुभकामनाएं दी, आपकी क्रिकेट टीम को जीत के लिए विश किया। इन सब के बदले में हमें क्या मिला? पठानकोट, बहादुर अली और उरी। श्रीमती सुषमा स्वराज का भाषण भी मौके के अनुरूप नहीं था, लेकिन योजना के बिल्कुल अनुरूप था। इधर मेजर टैंगो अपने साथियों के साथ आदेश का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ प्लान हो चुका था। 2 अन्य टीमों के साथ भी योजना बन चुकी थी। ये टीमें भी 2 अन्य लोकेशन पर थी। 26 सितंबर की रात को आदेश आता है कि टीमें तैयार रहें और अपने अपने टारगेट को आइडेंटिफाइड करें। मेजर टैंगो की टीम को 2 लॉन्च पैड और अन्य 2 टीमों को एक लॉन्च पैड का टारगेट दिया गया। इस तरह से 4 लॉन्च पैड जो कि पाकिस्तानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI के द्वारा चलाए जा रहे थे और पाकिस्तानी सेना के द्वारा सुरक्षित थे, उन्हें नष्ट करने के लिए चुना गया। मेजर टैंगो की टीम को यह पता था कि 8 पाकिस्तानी पोस्ट उरी को अनदेखा कर रही हैं और ना ही वो रक्षात्मक मुद्रा में हैं। हमारी टीम को पता था कि दुश्मन की भूमि पर मानव इंटेलिजेंस से बढ़कर सहायक कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने 4 एसेट, जिनमें से 2 POK के गांव वाले थे और 2 एसेट जिन्हें कुछ समय पहले ही जैश-ए मोहम्मद में भेजा गया था, उनसे बात करी और उन्होंने पक्की सूचना दी। टीम लीडर मेजर टैंगो को अपने साथियों के वापस आते समय पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलाबारी की चिंता थी, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के पोस्ट तक जाने में पहाड़ से नीचे उतरना था और वापसी में पहाड़ पर चढ़ना था। मेजर टैंगो की टीम के लिए 2 टेरर लॉन्च पैड टारगेट थे जो कि POK में थे और दोनों लॉन्च पैड के बीच की दूरी 500 मीटर की थी। पाकिस्तान की सेना की पोस्ट भी पास में ही थी। यह वह क्षेत्र था जहां से आतंकियों को भारत में भेजा जाता था। भारत में आतंकियों को भेजने से पहले ISI उन पोस्ट का निरीक्षण करते थे। मेजर टैंगो ने अपने CO से श्रीनगर में बात की और अपने रेडियो को अपने वापस आने तक बंद कर दिया। उनके पास सैटेलाइट डिवाइसेस थी। 27 सितंबर को दोपहर से पहले तीनों टीमों को आगे बढ़ने का आखिरी आदेश मिलता है। इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री और तीनों टीमों के कमांडर्स के अलावा बहुत ही कम लोगों को थी। 27 सितंबर को रात में 10:30 बजे मेजर टैंगो की टीम ने LOC की ओर बढ़ना शुरू किया। 25 मिनट में LOC को पार कर लिया। अब उन्होंने टीम के साथ पाकिस्तान के लिए पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। वो लगभग 4 घंटे तक चले। जैसे ही टीम टारगेट के नज़दीक पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने क्षेत्र को लाइट अप करने के लिए फायरिंग इल्यूमिनेशन राउंड शुरू कर दिया। ऐसा वो अक्सर करते हैं। मेजर टैंगो ने अपनी टीम को बैठे रहने के लिए कहा। वो लोग 20 मिनट तक नीचे बैठे रहे।
टारगेट से 1 किलोमीटर पहले मेजर टैंगो ने अपनी यूनिट को 2 भागों में बांट दिया। प्रत्येक टीम को एक टारगेट दिया गया। टारगेट से 200 मीटर की दूरी पर सबको पेट के बल लेटना पड़ा क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की आवाज़ें आ रही थी। मेजर टैंगो ने अपने नाइट विजन गॉगल से देखा तो उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी बस ऐसे ही थोड़ी गोलाबारी कर रहे हैं। इसका मतलब था कि उन्होंने भारतीय टीम को नहीं देखा था, उन्हें भारतीय टीम के आने का पता ही नहीं था। दूसरा, मेजर को यह भी पता चला कि आतंकी अपने ठिकाने की सुरक्षा कर रहे हैं। मेजर टैंगो और उनकी टीम कोहनियों पर रेंगते हुए लगभग 200 मीटर पीछे गए और बर्फ की एक दरार जो कि पेड़ों से ढकी हुई थी उसमें अगले 24 घंटों के लिए छुप गए क्योंकि वो दिन की रोशनी में आक्रमण नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपना सैटेलाइट ऑन किया तो उन्हें अपने सीईओ की 2 सूचना मिली। पहला, उन्हें इंटेलिजेंस के बारे में नवीनतम सूचना मिली और दूसरा, उन्हें भारतीय वायु सेना के हेरॉन ड्रोन से एलओसी के पास खींची हुई कुछ तस्वीरें मिली जिनसे उन्हें सही स्थिति का पता चला और उन्हें लगा कि योजना में कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने सीईओ को सूचना दी कि आज रात ऑपरेशन पूरा होगा। रात होने पर मेजर टैंगो अपनी टीम के साथ बाहर निकले और आतंकियों के ठिकाने के पास पहुंच गए। मेजर ने उन्हें नीचे ही रहने को कहा। उन्होंने रात में देखने वाले यानी कि अपने नाइट विजन गॉगल से देखा, वो लोग आतंकियों के ठिकाने के बिल्कुल पास थे। अभी भी आतंकियों के द्वारा गोलाबारी हो रही थी। उन्होंने गोलाबारी के रुकने का इंतजार किया। गोलाबारी रुकने पर मेजर ने अपनी टीम को 2 स्क्वाड में बांट दिया और रेंगते हुए उनके पीछे आने को कहा। 15 मीटर की दूरी पर मेजर ने फॉरेस्ट लॉन्च पैड देखा। वहां उन्हें 2 आतंकी दिखाई दिए जो उनकी गोली का निशाना बने। मेजर ने अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहा। कमांडोज ने सभी आतंकियों को मार गिराया। तभी मेजर ने देखा कि 2 आतंकी जंगल में भाग रहे हैं। उन्होंने उन्हें भी अपनी बंदूक का निशाना बनाया। इस तरह से लगभग दोनों लॉन्च पैड पर मेजर की टीमों ने 20 आतंकियों को मारा। दोनों टीम अब इकट्ठी हो गई। जो 3 टीमें 4 लोकेशन पर गई थी उन्होंने लगभग 30 से 40 आतंकियों को मारा और 2 पाकिस्तानी सेना के पर्सनल की भी मृत्यु हो गई। तीनों टीमों ने रेडियो बंद रखा था, इसलिए उनका आक्रमण करना और वापस आना उस टीम का अपना ही पराक्रम था, अपनी ही सूझबूझ थी। वापस जाना टीम के लिए सबसे मुश्किल काम था। उनके पास 2 रास्ते थे। एक मार्ग छोटा था लेकिन उसमें पाकिस्तानी सेना के पोस्ट थे और दूसरा मार्ग थोड़ा सा लंबा था लेकिन सुरक्षित था। मेजर टैंगो ने लंबा मार्ग चुना। लंबे मार्ग पर भारतीय सीमा की ओर बढ़ते हुए उनकी टीम को बहुत बार पेट के बल लेटना पड़ता था। पाकिस्तान की गोलाबारी और गोलों की आवाज़ें आ रही थीं और वो टीम के पास ही फट रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मेजर टैंगो की टीम एलओसी के पार सुबह 4:30 बजे पहुंच गई। सीमा पर भारतीय सेना के बॉर्डर पोस्ट से लगातार गोलीबारी हो रही थी जो कि मेजर टैंगो की टीम के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रही थी। वो वापस उरी में 36 घंटे बाद बिल्कुल सुरक्षित पहुंच गए। उरी पहुंचकर सबसे पहले मेजर टैंगो ने रेडियो ऑन करके अपने सीईओ को मैसेज किया। उनके सीईओ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ का कॉल आया और उन्होंने मेजर टैंगो को बताया कि एक चॉपर उन्हें लेने शीघ्र ही आएगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा नेतृत्व को ऑपरेशन की सफलता की सूचना दी गई। मेजर टैंगो ने अन्य 2 टीमों से उनके ऑपरेशन की समीक्षा ली। वापसी के समय एक टीम के सदस्य को बारूदी सुरंग में विस्फोट के कारण चोट आई थी, लेकिन हताहत कोई भी नहीं हुआ था। कुछ घंटे बाद सेना का चीता हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरा और मेजर टैंगो को हेडक्वार्टर ले गया, जहां उनका स्वागत कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल दुआ ने किया। जनवरी 2017 में 3 टीमों में से 5 को शौर्य चक्र, 13 को हमले के दौरान वीरता के लिए सेना के मेडल दिए गए। दोनों पैरा एसएफ के सीईओ को ऑपरेशन के दौरान योजना बनाने और नेतृत्व के लिए युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। मेजर टैंगो को 20 मार्च 2017 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इस सर्जिकल स्ट्राइक को देश की जनता को सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह और एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो ये थी पूरी कहानी उरी हमले की और उसके बाद हमारे बदला लेने की, आतंकियों के ठिकाने को नष्ट करने की।
हमें पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। यदि आप इस कहानी को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस पार्ट 1। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।